Good morning children, welcome you all in your own channel फिज़िक्स की आवाज़ providing you physics easy notes। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर 2 पे। और आज पढ़ने वाले हैं हम कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। बच्चे, अभी तक आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हो कि अगर कोई भी जो चार्ज है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स आपको बताया था मैंने, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था। इतना फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें भी एक कंडीशन थी कि वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल नहीं मूव करना चाहिए। सो दिस वाज व्हाट वी हैव। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को ले रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कंडक्टर के अंदर बच्चे आप पहले ही पढ़ चुके हो कि कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे और जब इस में करंट की सप्लाई आप दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को। ये आपका कन्वेंशनल करंट होता है जो कि डायरेक्शन है करंट की, जो कि हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है। क्योंकि शुरू में ये माना गया था कि जो करंट है दैट इज़ ड्यू टू सम पॉजिटिव चार्ज फ्लो, तो वो शुरू में ही वो डायरेक्शन डिसाइड हो गई थी। बाद में स्टडीज में पता लगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और ये जो है इस तरफ को जाते हैं। तो डायरेक्शन को जो है वो चेंज नहीं किया, उसको कह दिया कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बताया था कि ये धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, उनसे टकराते हुए एक कांस्टेंट स्पीड के साथ इस तरफ को मूव करते हैं और उस वेलोसिटी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पहले कौन था, चार्ज, अब कौन है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये भी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। यहीं से आप चीज़ को ध्यान रखना कि वी जो दिस फॉर्मूला है वो कि करंट इंटू एल क्रॉस बी इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट। और देखो आया भी कैसे है, वेलोसिटी को अगर ये सिर्फ मैं हिंट सी दे रही हूँ कि याद रखने का, ये फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, Q इज इक्वल वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी को लिखा जाए तो ये dl/dt लिखा जा सकता है ना, dl/dt। तो ये dt Q के साथ जब टाइम का वेरिएशन होता है करंट आ जाएगा और ये ln b, तो वैसे याद रख सकते हैं आप। लेकिन अभी हम ये डिराइव करेंगे कैसा है ये फोर्स, फिर यही बताया जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन, जैसे इसमें हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से हम इसकी डायरेक्शन को पता लगाते हैं कि कोई चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो चार्ज कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड में। आप कंडक्टर पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब ये भी मैंने बेसिक सा आइडिया आपको दे दिया। तो चलिए अब हम लेते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, अब चलिए अब हम लेते हैं कि ये ले लीजिए, ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये लेते हैं हम इसमें एक कंडक्टर, ठीक है। और ये कंडक्टर जो है मान लीजिए इससे थीटा एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। एल इसकी जो है वो लंबाई हो गई, L is the length of this conductor। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इस तरफ को है, ठीक है। सो let a current carrying conductor be placed in a uniform magnetic field।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है आप सच दैट एल ले लीजिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई आपका करंट, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज आई, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ए मान लेते क्रॉस सेक्शनल एरिया, of the conductor, theta is the angle made by the conductor with magnetic field. Vd is drift velocity of electrons. Then one more thing we'll have here is n, number of electrons per unit वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही बता रहे थे ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं। तो जब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ये वाला एक्सपीरियंस करता है, Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस ई। तो इसका मतलब इसमें भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो सभी के ऊपर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के सब जो है इतना वी क्रॉस बी जो है इस तरह का अगर माइनस चार्ज लेते तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो इतना सारा आ रहा है। फिर हम कहेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनके ऊपर जो फोर्स होगा नेट फोर्स दैट विल बी द टोटल फोर्स। तो वो फोर्स फिर वो कंडक्टर के ऊपर लगा देता है और वो कंडक्टर अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होता है, या जो भी फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो इन हियर वी कैन राइट दैट वी नो कंडक्टर contain large number of free electrons which moves with drift velocity Vd, कहाँ पे Vd opposite to डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। यहाँ पे आई भी लिख लीजिए, आई क्या है, करंट थ्रू कंडक्टर, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर पे है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करा तो वो एक्सपीरियंस करेंगे। सो ऑल दीज electrons experiences the force in a uniform magnetic field which is transmitted to the conductor, ठीक है। Now एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, अगर थोड़ा छोटा सा फोर्स स्मॉल एफ, एक छोटे से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं v क्रॉस b लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब पूरे का निकालना, अब हमें नहीं पता पूरे का कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट जो है वो इमेजिन कर लेंगे, या छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए ये इधर से इतना जस्ट छोटा सा ये
एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl है. सो और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से पूरा वो बना हुआ है ना. सो लेट द कंडक्टर be made up of large number of small elements of length dl. Therefore, force on conductor will be equal to integral of force on the small element. dl जो small element है उसका integral होगा. This is what we have. First equation. Now let's take what is the force. So let dfm ले लेते हैं. This is equal to small force on small element of length dl. ये स्मॉल फोर्स हो गया. अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, अब आपको ये होना चाहिए कि चार्ज तो है लेकिन कितने, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट इनटू जो भी इसका चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये और ब्रैकेट में आ जाएगा, दैट विल बी योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस दी बी वेक्टर. दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब आप देखिए कैसे करोगे इसको. आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो उस छोटे से एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी, a इंटू dl. सो दिस विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये NaDl. सो दिस विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एलिमेंट विल बी NaDl. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -e and then Vd cross b vector. This is what we have. This is equal to minus NeADl. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vd b sin theta, ऐसे लिख सकते हैं. This is what we have. Now Vd जो है, this is drift velocity minus NeADl. Vd can be written as that Vd drift velocity is equal to minus dl by dt. If I take this as a vector, dl vector जो है इसको हम current, dl vector is current element in the direction of current. In the direction of current हो जाता है. तो this can be written as minus dl by dt b sin theta, ऐसे लिखा जा सकता है. ये ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं इन द डायरेक्शन, dl वेक्टर जो है करंट की डायरेक्शन में है. जो आपका डायग्राम है, अगर आप ये देखिए, करंट इस तरफ को जा रहा है तो dl वेक्टर भी इसी तरफ को होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. Then this is what we have. I can write this as, ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, NeADl अपॉन dt अलग कर देती हूँ मैं. यहाँ मैं लिख रही हूँ dlb साइन थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ. आई एम नॉट मेकिंग इट स्क्वायर. यहाँ अगर ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल चार्ज एंड टाइम. सो दिस कैन बी रिटन एज द टोटल चार्ज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस. ये चीज़ क्या है,
this is nothing but this is the net charge of the current element. So dq यहाँ पर रीज़न दे देंगे साइड में. dq क्या है? चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंट. dq हो जाएगा dq by dt dlb sin theta. So this is I dlb sin theta. Now अभी इक्वेशन 1 में क्या लिखा? फोर्स ऑन अ कंडक्टर. सब्स्टिट्यूटिंग in 1. So force F, force on a conductor, will be equal to integral of I dlb sin theta. If you see I is a constant, B uniform field है, sin theta angle ये भी constant होगा. What are left with? dl. So this is dl is what? This will be I b l sin theta. This integral of dl is the complete length of the conductor. अब ये आपका फोर्स आ गया. ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आपका आया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये बता रहा है. अब ये साइन यहाँ देखो, एक ये लेंथ ये भी वेक्टर है आपका. इफ दिस dl वेक्टर हमने यहाँ लगाया है, इट इज dl वेक्टर dl वेक्टर dl वेक्टर dl वेक्टर है ये. तो इसका मैग्नीट्यूड दिस इज ऑल्सो वेक्टर ओनली. अगर आप यहाँ नहीं भी लिख रहे हैं, इट्स बी एल साइन थीटा, कंप्लीट लेंथ आ रही है. साइन थीटा इसका मतलब ये दो वेक्टर्स हैं जो आपके लेंथ वेक्टर को का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है ये. तो दिस अब ये चीज़, अब ये दो पॉसिबिलिटी है इसमें. जो फोर्स है आपका, फोर्स कैन बी, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी आपकी आ रही हैं कि आपका आंसर आया F इज़ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा. या तो ये होगा F इज़ इक्वल टू आई बी क्रॉस एल होगा, या फिर होगा F इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. इन दोनों में से कोई हो सकता है. आई इज़ अ स्केलर. ये दो चीज़ें हैं हमारी. लेंथ फैक्टर यहाँ पे हमने लिया हुआ था करंट एलिमेंट से, वो वेक्टर क्वांटिटी आई. अब इनमें से कौन सा सही है, तो उसको बताने से पहले, इधर ही इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनकी डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी कि ये डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, फिर विल कम बैक हियर. अब अगर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, आप अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जो हैं ऐसे करिए. ये आपका थंब हो गया, ये आपकी 4 फिंगर हो गई, ये आपकी सेंट्रल फिंगर. ठीक है, तो देखो जो थंब है, दिस ये आपका थंब है. थंब से हमेशा क्या लगता है? फोर्स. ठीक है, ये आपकी 4 फिंगर है. दिस इज़ योर 4 फिंगर. F से होता है 4 फिंगर. इसी डायरेक्शन में हम डाल देते हैं फील्ड. और कौन सा फील्ड है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये सेंट्रल फिंगर करंट. दिस इज सेंट्रल फिंगर है ना. C से सेंट्रल फिंगर, इसी डायरेक्शन में हम क्या डाल देंगे? करंट. तो ये कहता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की, प्लीज़ राइट हैंड नहीं निकालो, अपना लेफ्ट हैंड निकाल के मेरी तरह से करो. आपकी देखो ये 4 फिंगर, या आपकी सेंट्रल फिंगर, या आपका थंब आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पे हैं सारे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे अगर हैं. तो ये कहता है अगर 4 फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे रहा है, और ये सेंट्रल फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दे रही है, तो ये आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा. दिस इज़ व्हाट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इससे अच्छा एक और रूल है, राइट हैंड पाम रूल. ये कहता है कि अगर आपके ये राइट हैंड है, अगर इसकी फिंगर्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हैं, और ये जो थंब है ये करंट की तरफ है, तो जो पाम है आपका, ये जो पाम है, ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स. ठीक है, 2 रूल्स मैं बता रही हूँ. एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे भी आपको फोर्स के बारे में पता लग रहा है. राइट हैंड पाम रूल, इससे भी आपको फोर्स के बारे में पता लग रहा है. तो पहले हमने करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से. दिस इज द 4 फिंगर इज गिविंग द डायरेक्शन. अगर 4 फिंगर फील्ड की है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच लेफ्ट हैंड सच दैट द 4 फिंगर, the central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other, then if 4 finger points in the direction of field, central finger towards the
current, then thumb gives the direction of the force. ठीक है, एक ये चीज़ हो गई आपकी। दूसरा मैंने आपको बताया ये पाम, राइट हैंड पाम रूल। अपने राइट हैंड का ऐसे खोलो, ठीक है। ये देखिए, अगर ये 4 फिंगर जो हैं आपकी, ये पॉइंट करती हैं आपकी फिंगर्स क्या है, टिप ऑफ फिंगर जो है, टिप्स ऑफ फिंगर F से हुआ। इस डायरेक्शन में अगर आपका फील्ड है, आप कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। और इस थंब की डायरेक्शन में अगर आप करंट रखते हैं, तो पाम जो है ये डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थप्पड़ लगता है फोर्स से, ठक, तो फोर्स की। सो राइट हैंड थंब रूल स्टेट दैट इफ we open our right hand and points the tips of hand towards the magnetic field, and thumb towards the current, then the palm, हमारी जो हथेली है, palm of our hand gives the direction of force। पता लग गया बच्चे? ये ज़्यादा आसान है राइट हैंड पाम रूल। जब अभी कुछ क्वेश्चंस मैं छोटे सिंपल से दूंगी, फट से राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो एकदम से पता लग जाएगा ऐसे जा रही है। और ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कि अगर ऐसे डॉट बना हुआ है, दैट मीन्स फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ the plane of paper। और अगर ऐसे क्रॉस लगा है तो मीन्स फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये चीज़ तो याद रखनी है। राइट हैंड थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गया। अब इसकी जो डायरेक्शन है, अब अगर आप ये देखिए, आपका फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो इसका जो फोर्स है वो इस तरफ को एक्ट करेगा, ये इधर को एक्ट करेगा फोर्स इसका। सो दिस इज़ व्हाट द डायरेक्शंस दे टेल। सो अगर B से L की तरफ आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, अगर आप इसको देखो, एक दो पॉसिबिलिटी है। एक मिनट, इफ़ आई टेक टू पॉसिबिलिटी, हमारा क्या आ रहा था, हमारा आंसर आ गया था F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा था। इसमें मैंने आपसे कहा कि ये या तो होगा I L क्रॉस B या फिर होगा I B क्रॉस L, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाउ ये भी फोर्स है, F वेक्टर, दिस इज F वेक्टर। तो अगर राइट हैंड पाम रूल को देखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से मेरी ये उंगलियां जो हैं, देखो बिल्कुल ऐसे फील्ड की तरफ को है, मेरा अंगूठा जो है। अब ये क्या होता है कि अभी ये तो थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, आपने इसके परपेंडिकुलर मान के चलना है कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द, तो मेरा जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये मेरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर को फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर आप वैसे देखो, B क्रॉस L, क्रॉस प्रोडक्ट से देखते हैं हम, अगर राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, B क्रॉस L करते हैं, तो B क्रॉस L ऐसे आएगा L क्रॉस B। दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, L क्रॉस B एंड दिस इज एलिमेंट, ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है,
इसके फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट वी आर सेइंग दैट इट इज़ गिवन. सो ये इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से ये जो डायरेक्शन इसकी उस तरफ को जा रही है. सो हियर दिस फॉर्मूला विल बी योर L क्रॉस B. So F is equal to I L cross B. So you have to remember this. अब इसके केसेस भी डिस्कस करने हैं. I have to see to that also. Okay, तो ये आपने याद रखना है that force acting here is this formula. Let me take a fresh page. So this direction of F direction of this force F is perpendicular to the plane containing L vector and B vector and can be determined by चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से ये फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब इसमें केस ले लेते हैं. मान लीजिए कि पहला केस लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री. यानी कि आपका जो कंडक्टर है दैट इज कंडक्टर is placed parallel or anti-parallel to the field. field के parallel या anti-parallel रखा हुआ है. So then force will be what? Force is equal to क्या बताया था? ILB. हमेशा ऐसे ही याद रखना, ILV याद रहता है. इलू इलू करते रहते हैं. ILU, यू तो है नहीं, इट इज़ फील्ड में बैठे हुए फोर्स का थप्पड़ लगेगा, दैट इज़ ILB. ऐसे याद रख लेना हमेशा. ILB साइन चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, दिस इज गोइंग टू बिकम 0. सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी 0 इफ इट इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल. ठीक है. सेकेंड, इफ theta is equal to 90 degree, that is conductor is perpendicular to magnetic field. So then what will be that? F is equal to ILB sin 90 degree. So which will be ILB sin 90 is equal to 1. This is a maximum value. So this will be the maximum force will be experienced if it is perpendicular. This is what you have to remember. रूल आपको लगाना आना चाहिए. दिस इज़ L क्रॉस B है या B क्रॉस L है, तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो फोर्स है पाम की डायरेक्शन कहाँ को जा रही है. तो जब ये पहला केस हम ले रहे हैं ना, डायग्राम पे ही देख लीजिए आप बच्चे. ये डायग्राम था. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये मेरा इसका ये जो ऐसा नहीं कर सकते ना, करंट तो ऐसे जा रहा है. बोलोगे मैडम आपका अंगूठा तो आ नहीं रहा करंट के ऊपर. हम हमेशा जब ये रूल लगाते हैं तो जो करंट है वो कैसा होगा? 90 डिग्री पे.
तो जब आप इसके 90 डिग्री करोगे तो इसके कंपोनेंट्स हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट करंट का। तो ये इस तरह से आ गया। तो जब मैंने ऐसे रखा तो क्या हो गया, मेरा पाम कहाँ है, अंदर की तरफ को, द फोर्स विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, इसकी तरफ जाएगा, पाम मेरा अंदर को जा रहा है, ठीक है। सो दिस डिसाइड्स दैट इट विल बी आई एल क्रॉस बी, जो है वो ये होना चाहिए था। इफ़ यू सी क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी की तरह के फॉर्म में है ये, एल से बी की तरफ नीचे अंदर की तरफ को जा रहा है मेरा पाम, जो कि आपका रूल बोल रहा है। अगर बी क्रॉस एल कर देते, बी से बी क्रॉस एल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इफ़ यू सी बी क्रॉस एल करते हो तो उस तरफ को नहीं जा रहा है वो, दिस इज़ आपका पाम तो उधर को जा रहा है, इस तरफ को। बी क्रॉस एल, बी से एल की तरफ करेंगे, इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा ऊपर को आना चाहिए। अगर आप वो रूल लगाते हैं बी से एल की तरफ, इफ़ यू रिमेंबर दैट रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस एल लगाते हो तो बी क्रॉस एल इज़ व्हाट, ऐसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन कहाँ आ रहा है फोर्स, नीचे की तरफ को। एल क्रॉस बी करते हैं तो नीचे आ रहा है, और वाकई अगर पाम का रूल लगाते हो तो वाकई नीचे की तरफ जा रहा है मेरा हाथ, मेरा पाम नीचे चला गया ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये तो प्लेन ऑफ पेपर में है, तो यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसी प्लेन में आपने कंडक्टर रखा हुआ है और आपको फोर्स देखना है। अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, मैंने कहा था ये एल बी क्रॉस एल है, एल क्रॉस बी है। अगर आप सिर्फ सिंपल वो अपना वो वाला रूल लगाते हो, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल, अगर बी क्रॉस एल लगाती हो तो मेरा फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ को, है ना। और एल क्रॉस बी लगाती हो तो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ को, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल जो पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल, वो तो डिसाइड करता ही है ना फोर्स को। तो देखो जब मैंने इसको ऐसे रखा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में मेरे उंगलियां जा रही हैं, मेरा थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है, तो मेरा पाम कहाँ है, मेरा पाम पेपर के अंदर की तरफ को है। तो दैट मीन्स द फील्ड इज फोर्स इज गोइंग इनसाइड। तो फोर्स इनसाइड किस में गया था, दोनों में से, व्हेन इट वाज एल क्रॉस बी। ये ऐसे नहीं सोचो कि ये ऊपर को निकल रहा है, इट्स परपेंडिकुलर, यहाँ इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर को जा रहा है। इज इट क्लियर। तो इसीलिए एल क्रॉस बी और बी क्रॉस एल का जो डेरिवेशन हमने किया यहाँ पे, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज आ रही थी। दिस इज एल क्रॉस बी भी हो सकता था, बी क्रॉस एल भी हो सकता था, बट फ्रॉम राइट हैंड palm rule, or you can say Fleming left hand, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा उतना इजीली नहीं पता लगता आपको डायरेक्शंस का, बट नॉट दैट डिफिकल्ट। पाम रूल तो बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ अपनी उंगलियां, हाथ खोलो, उंगलियां डाल दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, करंट की तरफ को अपना अंगूठा रखो, पाम डिसाइड करेगा वेयर इज़ द फोर्स। ऐसे चला गया तो फोर्स नीचे घुस गया, अगर ऐसे आ जाता हाथ तो ऊपर की तरफ आ जाता, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव डन हियर। नाउ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पहले सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर विल गो ऑन द लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब ये देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना अच्छा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन गिवन बिलो केस। अब ये क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब व्हील अंदर जा रहा है, तो मेरा राइट हैंड है, अपना राइट हैंड खोलो, इन क्रॉस पे लगा दो, ठीक है। ऐसे जा रहा है क्रॉस, मेरे उंगलियों की टिप्स जो है वो कहाँ जा रही है, क्रॉस के अंदर। अब करंट जो है वो कहाँ है, करंट इधर जा रहा है। अब मेरा अंगूठा भी ठीक आ गया, करंट की डायरेक्शन में आ गया। आप अपना हाथ रख के देखो, ये देखो मेरी उंगलियां चली गई अंदर और मेरा अंगूठा जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में है, तो मेरा जो पाम है वो कहाँ को दिख रहा है आपको, पाम आपको ऊपर को दिख रहा है। अब ये वाले में देखो, इसमें आपकी फील्ड बाहर को निकल के आ रहा है, इट्स कमिंग लाइक दिस। इसमें तो हम अंदर घुस रहे थे, ठीक है, ऐसे मैं अंदर घुस गई, करंट की डायरेक्शन ये थी। अब इसमें भी, इसमें मैं ऐसे नहीं घुस सकती, आई हैव टू कम आउट। मैं इधर से ऐसे निकल के आ रही हूँ और करंट मेरा इधर को जा रहा है, अंगूठा मेरा करंट की तरफ को है, देखो मेरी उंगलियां पेपर से बाहर निकल के आ रही हैं,
तो मेरा पाम कहाँ गया? अब मैं हाथ तो नहीं मोड़ सकती ना ऐसे, समझ में आ रहा है? पाम मेरा कहाँ जा रहा है? पाम मेरा पेपर को फेस कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो फील्ड है वो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इस वाले में मेरा पाम कहाँ था? ऊपर था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो राइट हैंड क्रॉस बने मतलब मेरा हाथ इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन अंगूठा कहाँ चाहिए है? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का इधर को, इसलिए मैंने हाथ को ऐसे मोड़ दिया, अंगूठा मेरा करंट की तरफ जा रहा है। देखो उंगलियां मेरी पेपर के अंदर घुस रही हैं, तो मेरा पाम आप लोगों को दिख रहा है ना, दैट मीन्स ऊपर, फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस वाले में अंगूठा मेरा इधर ही चाहिए, लेकिन उंगलियां मेरी पेपर के अंदर नहीं घुसनी चाहिए, पेपर से ऐसे निकल के आनी चाहिए, क्योंकि फील्ड ऐसे आ रहा है ऊपर को। तो अगर फील्ड ऊपर को आ रहा है तो मेरी जो हथेली है वो कहाँ है? हथेली मेरी पेपर की तरफ होगी, यानी कि द फोर्स इज इनटू द पेपर। इज इट क्लियर? अब ये देखिए, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर दे दिया आपको, आई इसमें करंट है, और आपको कहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। अब इस आपको लेंथ एल दे दी, आई करंट दे दिया, मान लीजिए इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, एल इसकी लंबाई दे दी आपको। आपसे बोल रहे हैं कि आपको फोर्स निकालना है, बोलो फटाफट बोलो। आई एल बी साइन 30 डिग्री, करेक्ट? फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन 30 डिग्री। लिख दो 30 डिग्री? नो। फील्ड कैसा बना हुआ है? क्रॉस, तो इसका मतलब फील्ड क्या है? पेपर के अंदर घुस रहा है, फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और कंडक्टर का है पेपर के ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। सो दिस विल बी साइन 90 डिग्री। फील्ड इज B is into the plane of paper, और L is in the plane of paper. Therefore theta is equal to 90 डिग्री। ये 30 डिग्री नहीं लेंगे। सो यहाँ कंफ्यूजन, फटाफट देखते हैं। 30 बना हुआ है, उठा के 30 करके कैलकुलेट कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। सो व्हाट विल बी दिस? ILB, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, आपको ऐसे शेप में दे दिया कि A से B तक ये करंट आई जा रहा है, L ही लंबाई है, यहाँ भी ये L है, यहाँ भी ये L लंबाई का है। आप यहाँ पर निकालिए कितना फोर्स। अब इसमें क्या करोगे? अब ये 30 डिग्री उठा के दे दिया यहाँ पे। अब पहले इसको लेते हैं, ठीक है? मेरा ऐसा जा रहा है, उंगलियां पेपर के अंदर घुस गई मेरी, और करंट का है, ये पेपर के अंदर घुसी और ये करंट है, मेरी हथेली कहाँ गई? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और हमेशा ये जो चीज़ें हैं आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? ये आपस में इसकी जो डायरेक्शन ये हथेली दे रही, तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर, तो आपस में ये परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ये वाली जगह पे लगोगे तो यहाँ पर भी ये मेरे उंगलियाँ चली गई फील्ड के अंदर, अंगूठा मेरा करंट को दे रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच द फोर्स विल एक्ट। ये आपका फोर्स होगा। मान लीजिए ये अब यूनिफॉर्म फील्ड तो है ही है, तो लेंथ भी बराबर ही है, करंट भी बराबर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, दिस इज पहले वाले में F1 जो है दैट इज इक्वल टू ILB, है ना? और आपस में कैसे हैं? साइन 90 डिग्री बोलेंगे हम, वो 30 दिया है, अभी उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, अभी आगे देखते हैं। सो दिस विल बी ILB, ठीक है? F2 जो है दिस विल बी ऑल्सो ILB साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ILB। तो ये दोनों बराबर आ गए फोर्स, लेकिन अब ये दोनों ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर पे। अब ये इसके, चलो ये इसके परपेंडिकुलर तो चलो है ही है, तो अब ये अगर 30 डिग्री, अगर यहाँ पर ये चीज़ कितना एंगल बनाएगा? इसके साथ 90 डिग्री बनाना है फोर्स ने, तो ठीक है, मैं यहाँ से ये जो पैरेलल लाइन इन्होंने दी है उसी के पैरेलल एक और लाइन बना देती हूँ। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हुआ? 30, और ये 30 है तो ये कितना हुआ? 60,
उसी तरह ये कितना, ये 30 है तो ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये 30 है, दिस इज परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर पे आ गया, ठीक है। सो दिस एंगल इज 30, तो ये एंगल कितना हो गया 60। तो अगर ये दोनों फोर्सेस को आप लोगे, ये आपका एक, ये F1 है, ये आपका F2 है, सो F1 और F2 के बीच में कितना एंगल आ रहा है, इस तरह से है ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, इनके बीच में पैरेलल लाइंस को देखो तो इधर को ये 60 है पैरेलल लाइन के, उधर को वो 60, यानी ये भी 60, ये भी 60। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है, that will be equal to the net force, resultant force will be equal to what, under root of F1 square plus F2 square plus 2 times F1 F2 cos 120 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, है तो ये दोनों बराबर ही हैं, आई कैन राइट इट एज F square plus 2F square cos 120, this will be equal to under root of 2F square plus 2F square cos 120। यहाँ से 2F square बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos 120 डिग्री। दिस इज व्हाट, कितना हो जाएगा ये, R will be equal to under root of 2F square 1 minus cos 120 is minus half, this will be under root 2F square into half, 2 से 2 कट गया, is equal to F। so resultant force will be equal to ILB। ये आया। इसको थोड़ा और सिंपल वे जो है, ये लंबा है ना, इसमें सारी डायरेक्शन लेनी पड़ी, सिंपल वे आपका ये होता कि आपको मालूम है कि जब आप फोर्स निकालते हो, आपने पहले जब डेरिवेशन की थी तो आपने कहा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DF। व्हाट वाज DF, दैट DF वाज इक्वल टू IB साइन थीटा इंटीग्रल ऑफ DL आ गया था, है ना। तो दिस इंटीग्रल ऑफ DL क्या था, दिस वॉज इक्वल टू L, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर था, ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर था ये। तो ये चीज़ अगर आपको याद ध्यान हो तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये होना था डिस्प्लेसमेंट, ये इतना पूरा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकाल लेना चाहिए था। अगर करके भी देख लो, अगर इस वाले में आपका ये इस तरह का था, ये अगर 60 डिग्री है, इसकी लंबाई देखो यहाँ पे ऐसा आया, ये आपका B था, ये आपका A था, अब ये निकालना था आपको। तो ये आपको दिया हुआ है, बीच में ये 30 दिया था, ये भी 30, तो यानी पूरा कितना हो गया 60। इसकी लंबाई भी L दी थी, इसकी लंबाई भी L दी थी, यानी क्या हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, है ना। आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इसका मतलब ये भी L है, इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज L। तो आप तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे यहाँ पे, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू IBL साइन कितना एंगल है 90 डिग्री है, और दिस विल बी इक्वल टू IBL क्या है L, दैट इज L की जगह आप लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, इस वाले केस में इट वाज IBL। कितनी जल्दी हो गया। यानी इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि जो L है इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसी से थोड़े से और क्वेश्चंस करवाती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये है, अब यहाँ दे दिया फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ये सेमी सर्कल शेप में है, आप इसमें आपको फोर्स निकालने को दे देंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है ना, यही करते आ रहे हो आप। तो बस साइन थीटा एंगल ये अंदर जा रहा है, ये इसके प्लेन में तो 90 हो गया, आप उसको तो लिखोगे ही ILB साइन 90 डिग्री, वो ख़त्म हो जाएगा। L इज़ व्हाट, IB तो ऐसे रख दिया, L इज़
डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ है आपकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज हाउ मच, आई बी इंटू 2r। बच्चे क्या करते थे, ये सेमी सर्कल है तो बोलेंगे कि 2πr का आधा πr लिख देंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस में πr भी दिया होगा, तो ये ध्यान रखना है कि इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये ऐसे आता। अब ये वाला केस देखो, इसमें क्लोज्ड हो गया, तो अगर आप यहाँ देखो इधर पर जो फोर्स लग रहा है, मेरे उंगलियाँ घुस गई फील्ड के अंदर, क्योंकि क्रॉस लगे हुए तो फील्ड अंदर जा रहा है। मेरा अंगूठा देखो किसकी तरफ है, करंट की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। तो मेरा पाम कहाँ है, तुमको दिख रहा है मेरा पाम, नहीं ना, वो पेज की तरफ है, दैट मीन्स द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। फिर जब ऐसे जा रहा है, फिर से मैंने उंगली डाल दी अंदर, लेकिन ऐसे कर दिया, पाम कहाँ है, इधर को जा रहा है, फिर से अंदर डाली, अंगूठा ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन का है, इस तरफ को जा रही है, ये एरो इधर है ना, तो ऐसे जा रहा है करंट, तो मेरा पाम कहाँ गया, ऊपर को, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस वाले में देखते हैं अंदर जा रहा है, अंगूठा ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन का है, मेरी तरफ को आ रही है, तो मेरा अंगूठा भी मेरी तरफ होना चाहिए, तो पाम कहाँ चला गया, इधर को चला गया, यानी ये हो गई आपके फोर्स की डायरेक्शन। तो ये आपस में सबकी अगर लंबाई भी एक बराबर ही है, मान लीजिए एल लेंथ के हैं, ये एल लेंथ, तो सारे फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, उस सेंस में भी ज़ीरो है। दूसरा, अगर आप इसको देखो, इसमें जो फोर्स होगा दैट इज़, ये जो लूप है, क्लोज लूप पेपर पे रखी हुई है, फील्ड इसके अंदर जा रहा है, तो अगेन व्हाट यू विल से इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री कर दोगे, फिर आप लिखोगे आई बी एल, एल इज व्हाट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, सो दिस इज व्हाट, क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू आई बी इंटू जीरो, सो फोर्स विल बी जीरो। तो कोई भी क्लोज लूप है तो फोर्स जो है वो जीरो ही होगा उसमें, अदरवाइज यहाँ पे फोर्स कितना होना था, इतना होना था आई एल बी साइन 90 डिग्री, है ना, इस तरफ भी आई एल बी साइन 90 डिग्री, आई एल बी साइन 90 डिग्री, सबकी लेंथ उतनी है, आई एल बी साइन 90 डिग्री, तो आपस में इन्होंने डायरेक्शंस इनकी क्या है, ऑपोजिट है, दे वुड हैव कैंसल्ड आउट ईच अदर। तो क्लोज लूप अगर ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जा रहा है, तो जीरो होगा, सेम चाहे कोई भी शेप हो। तो आपका यहाँ कंक्लूजन होता है कि फॉर क्लोज्ड लूप ऑफ एनी शेप in a uniform magnetic field, the force experienced by it is zero. Specifically uniform magnetic field है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब नहीं है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहाँ तो बी सेम आ रही है, और अगर क्लोज्ड है तो एल जो है उसने तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होना है, तो क्लोज में अगर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगी, ये है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड दी टेंशन, टेंशन इज़ नॉट फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसमें भी मल्टीपल चॉइस में ज़ीरो भी देंगे, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, क्लोज लूप है, कहेंगे फोर्स इज ज़ीरो, बट हियर द फोर्स इज नॉट ज़ीरो, ये मैं हिंट दे रही हूँ, टेंशन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये छोटा सा पार्ट ले लीजिए, डी एल लेंथ का एलिमेंट ले लीजिए, फिर इसके ऊपर यहाँ इस तरफ से भी खिंचाव आएगा, इस तरफ से भी खिंचाव आएगा, तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये एक्सपैंड हो, तो वो जो तार के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ टेंशन, वो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सो टेंशन और फोर्स में ये कंफ्यूजन नहीं करना है, फोर्स पूछा है तो आंख बंद करके आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेंशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू विल थिंक अबाउट इट,
सभी जिन बच्चों को बहुत शौक है न्यूमेरिकल्स करने का, दे प्लीज़ थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूँगी, बट एट प्रेजेंट आपको ये पहले ट्राई करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नॉर्मल इक्वेशन। अब एक वायर है, वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये आपकी वायर, ठीक है। अब इस लेंथ दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, तो पहले ही सेंटीमीटर को तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको क्या कर दोगे, 12 को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये अपने आप ही मीटर में बदल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। क्लियर हो गया। एंड अ करंट कैरिंग करंट 2 एम्पियर्स, आपको करंट भी दिया हुआ है 2 एम्पियर का। प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा आपको दे दिया है 90 डिग्री पे उसको रखा गया है। इफ़ अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन एक्ट ऑन इट, फोर्स भी दे दिया है 0.8 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू आपको बिल्कुल सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ILB साइन थीटा। तो आप डाल दीजिए इसमें, बी विल बी इक्वल टू वॉट, एफ अपॉन IL साइन थीटा। फोर्स आपको दिया हुआ है 0.8, करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, लेंथ आपकी 12 इंटू 10⁻⁻², और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको, आपका 8, इसमें जस्ट वेट, आपको करंट कितना दिया हुआ है, न्यूटन 8.8 ही दिया, राइट, ठीक है, 0.8 न्यूटन इज गिवन, ये पॉइंट भी है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 1 2, 2 4 0.4 हो जाएगा, फिर 0.1, तो 4 3, ठीक है, तो साइन 1 हो गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू वॉट, E10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, ऊपर ऑलरेडी -1 है, +2 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, साइन 90 इज 1, सो दिस इज इक्वल टू वॉट, 10/3। सो 10/3 मीन्स कितना हो गया, 3.33 टेस्ला। दिस इज द मेथड, ठीक है। देन यू हैव कॉपर हैज़ दिस मच इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स आपको n की वैल्यू दी हुई है 8.0 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अ कॉपर वायर इज लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा है कि आपको इसमें कन्वर्जन ही नहीं है, 8.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैरिंग करंट इन द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दी हुई है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फोर्स भी दिया हुआ है भगवान 8.0 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये सारी वैल्यूज़ आपको उठा के दे दी हैं। आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। आप इसमें पढ़ चुके हैं, इसको 2 तरीके से किया जा सकता था, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों चीज़ें ही आप कर चुके हो। सो इधर पर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए, कॉपर वायर इन क्रॉस सेक्शन कैरिंग करंट इज लाइंग एट राइट एंगल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ गया आपकी दिस, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगा देते हैं, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है आपको, एरिया भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने n की वैल्यू भी दी हुई है, E आप जानते हैं, कर लेंगे, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है, सब कुछ ही उठा के दिया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू,
आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज अगर फोर्स की वैल्यू लगाते हैं वो वाली वैल्यू लगा के हमें फ़ायदा नहीं है, हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी दिस आई इज़ इक्वल टू जो आपने किया एफ बी एल करके निकाला है। अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आई एल बी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि साइन 90 डिग्री है तो इट विल बी इक्वल टू आई एल बी। अब इसमें आई तो हमें पता नहीं है, करंट नहीं दिया इन्होंने, सो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने को दिया है। तो हमको मालूम है कि आई इज़ इक्वल टू क्या होता है, याद है पहले पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं वडीना, VDENA। यहाँ से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ लग जाएंगी, आप यहाँ से VD की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी F इज़ इक्वल टू VDENA। सो दिस इज़ इक्वल टू आई की जगह ये लिख दिया L और B, फिर VD को अकेला छोड़ दीजिए। VD विल बी इक्वल टू वॉट, VD विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ENALB। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, आप ये वैल्यू डाल दीजिए इनमें, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच दे हैव गिवन यू, F इज इक्वल टू 8 इंटू, कहाँ गया फोर्स, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ठीक है। देन यू हैव डिवाइडेड बाय, आपकी कितनी वैल्यू है इसमें, n की वैल्यू कितनी है, सॉरी E विल बी, ये आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 होता है। n की वैल्यू इन्होंने दी है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 इंटू एरिया भी दिया हुआ है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आना चाहिए, मैं आंसर दे देती हूँ, कैलकुलेशन सिंपल हैं, जो चीज़ें कटती हैं आप काट दीजिए और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.563 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आप इसमें करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन इज देयर, थोड़ा सा इसमें वेक्टर्स का भी आ गया है। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें मूव कर रहा है, आपसे बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। आपको क्या दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर इज 2I प्लस 3J इतना टेस्ला। वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 I कैप ही दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। आपसे फोर्स निकालने के लिए बोला हुआ है, F आपको कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन का मास, सॉरी प्रोटॉन है वो, सो चार्ज होना प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। हो गया, सब चीज़ें तो आपको पता लग गई। आपको V क्रॉस B निकालना है, सो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू एंड V क्रॉस B। अब V क्रॉस B क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, V क्रॉस B निकालना है आपने, I कैप, J कैप, K कैप, पहले V वाली वैल्यू डाल दो, वेलोसिटी में क्या है, सिर्फ 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। B में कौन है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है।
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ यू विल कैलकुलेट, आप इसको आई कैप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, ये और ये चला गया तो ये कितना होगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3 0, देन प्लस जे कैप करोगे, जे जब करोगे तो ये और ये बचा कौन, जे के आगे वाले से शुरू करते हैं, तो 0 इंटू 2 0 माइनस 0, फिर के की बारी आएगी प्लस के, तो के में ये और ये गायब हो जाएगा, बचा ये, के आगे कौन होता है आई, तो इट विल बी 2 इंटू 10 raised to the power 5 इंटू 3 माइनस 0, सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, ये तो 0 आई प्लस 0 जे प्लस टू द 6 इंटू 10 raised to the power 5 के आ गया, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, सो फोर्स विल बी 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 इंटू 6 इंटू 10 raised to the power 5, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 6 96, 9.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 14, 9.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 14 के है, दिस इज के कैप, के कैप, के कैप न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी बताओ चलो जल्दी, के कैप है उसमें डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, डायरेक्शन भी क्लियर होगी कि के कैप आ गई। अगला क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, टेस्ट चार्ज हैविंग दिस मच, इसमें वैल्यू दे दी आपको, यहाँ वैल्यू दी नहीं थी तो आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू, यहाँ चार्ज की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सो वी वेक्टर इज गिवन 2i plus 3j, b vector is given 2i plus 3j, ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, ये आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर में है, और q भी आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 कूलम, कोई कन्वर्जन कुछ नहीं है, सो इसमें भी f निकालना है, f इज इक्वल टू क्या होगा q v क्रॉस b, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो पहले आप v क्रॉस b निकाल लीजिए, v क्रॉस b कैसे निकलना है, तो सिंपल सा आई जे क्या, ये सारा चीज़ आप किस में पढ़ चुके हैं +1 में, तो दिस विल v की वैल्यू क्या है 2 3 0, इसमें भी 2 3 0, सो इसकी क्या हो जाएगी आई कैप, ऐसे किया और ऐसे, मतलब ऐसे ही करते थे ना, ये चीज़ हटा दो, बचा क्या, आई के बाद जे आता है, जे से शुरू हो जाओ, 3 इंटू 0 0 माइनस 0, फिर प्लस जे, जब जे की बारी आएगी तो इसको ऐसे ऐसे कांटा मार दो, जे के बाद कौन होता है के से शुरू हो जाओ, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 इंटू 2 0, प्लस के कैप की बारी ले लो, के में ये आ गया, के बाद कौन आएगा आई, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, तो ये तो सारा सीधा आ गया 0, तो यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है, द फोर्स विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to the power माइनस 19 इंटू 0, सो 0 न्यूटन इज द नो फोर्स विल एक्ट, ठीक है। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स और बच गए हैं, मैंने नहीं लिए, मैं इनको अगले लेक्चर में लूँगी, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, आई हैव टू स्टॉप, सो few 2-3 न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, के साथ मैं उनको डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।